हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है विशाल राठौर और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9th का सिविक्स का चैप्टर नंबर 1, डेमोक्रेसी इन द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, इस चैप्टर में जो बताया हुआ है कि हमें सबसे पहले ना 2 केस स्टडीज़ पढ़नी है और उसके बाद भी 2 छोटी छोटी और केस स्टडीज़ हैं जो मैंने वीडियो पार्ट 2 में डाली हुई हैं। अभी पार्ट 1 में 2 मेन केस स्टडीज़ हमें पढ़नी है, जिसके बेसिस पे हमें ये समझ में आएगा कि डेमोक्रेसी एक्चुअली होती क्या है। तो ये जो पूरी बुक है ना 9th क्लास की सिविक्स की, इस पूरे में यही बताया हुआ है कि डेमोक्रेसी होती क्या है, क्यों ज़रूरी है, क्यों है ये डेमोक्रेसी, ठीक है, और ये बेहतर क्यों है बाकी अदर मेथड से, जैसे मोनार्की है, डिक्टेटरशिप है ना। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि ये जो केस स्टडी 1 है, इसमें बात हुई है चिले के बारे में। चिले साउथ अमेरिका में एक कंट्री है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं इस मैप में। ये जो पार्ट है ना साउथ अमेरिका में, ये देखिए, ये जो रेड वाला पार्ट है ये चिले है, ठीक है। तो इसके बारे में बात हो रही है, इस पर भी देख सकते हैं आप, ठीक है। तो ये सेल्वाडोर एलेंदे हैं, ठीक है। एलेंदे कहिए, आइंदे कहिए, वैसे इनको आइंदे प्रोनाउंस किया जाता है। तो ये हैं सेल्वाडोर आइंदे। हुआ क्या था उस दिन कि सुबह सुबह की बात थी। सुबह सुबह अचानक से रेडियो पे ना लोगों के पास एक मैसेज आया और उन सभी लोगों ने सुना, पूरे देश ने। और ये जो सेल्वाडोर आइंदे हैं, जो वहाँ के प्रेसिडेंट थे, इन्होंने बड़ा ही मतलब अजीब सा भाषण दिया। अजीब सा इन द सेंस बड़ा डरावना सा। समझ में नहीं आ रहा था होने क्या वाला है, ये ऐसा क्यों बोल रहे हैं। तो क्या भाषण दिया इन्होंने, चलो देखते हैं एक बारी। इसमें इन्होंने बोला कि वर्कर्स ऑफ माई कंट्री, आई हैव faith in Chile and its future. Other men will overcome this dark and bitter moment when treason seeks to prevail. Keep in mind that much sooner than later, the great avenues will again be opened, through which will pass free men to construct a better society. Long live Chile, long live the people, long live the workers. तो ये उनके कुछ आखिरी कहे हुए शब्द थे। एक बार इसको हिंदी में भी पढ़ लेते हैं। मेरे मुल्क के मेहनतकश मजदूरों, चिले और इसका भविष्य बहुत ही अच्छा है, इस बात का मुझे पूरा भरोसा है। जब देशद्रोह करने वाली ताकतें अपनी सत्ता पूरी तरह कायम कर लेंगी, तब भी चिले के लोग उस मुश्किल और अंधेरे दौर से पार पा लेंगे। हमें कभी नहीं भूलना चाहिए कि देर सवेर स्थितियाँ बनेंगी जिसमें आज़ाद लोग एक बेहतर समाज की रचना के लिए आगे बढ़ेंगे। चिले जिंदाबाद, चिलेवासी जिंदाबाद, मजदूर जिंदाबाद। तो ये जो इन्होंने ऐसा बोला है, ठीक है, तो इससे समझ में नहीं आया लोगों को कि ऐसा इन्होंने बोला क्यों। ये जो सेल्वाडोर आइंदे हैं, इन्होंने ऐसा क्यों बोला, क्या रीज़न हो सकता है इसके पीछे। मतलब ये मरने वाले हैं, ये देश खतरे में है, सब कुछ अच्छा चल रहा है। तो हमें यही पढ़ना है केस स्टडी में, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, केस स्टडी 1, चिले कंट्री इन द साउथ अमेरिका। देखो, 11 सितंबर 1973 की बात है। सेल्वाडोर आइंदे जो हैं वो वहाँ के प्रेसिडेंट थे चिले के, ठीक है। तो उन्होंने एक लास्ट स्पीच दिया, ये उनका आखिरी भाषण था। इसके बाद उन्होंने कभी भाषण नहीं दिया। एक्चुअली इसी भाषण के बाद उनकी जो है डेथ हो गई थी। डेथ क्या, एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि मतलब मारा गया था इन्हें, ठीक है। दैट वॉज द लास्ट स्पीच ऑन दिस मॉर्निंग बिकॉज इट वॉज द लास्ट डे ऑफ हिज लाइफ एंड ऑन दिस डे हिज गवर्नमेंट वॉज ओवरथ्रोन बाय द मिलिट्री। मतलब सैनिक ताकतों ने इनका तख्ता पलट कर दिया था, ठीक है। Allende was founder leader of the Socialist Party of Chile and lead the Popular Unity Coalition to victory in the presidential election in 1970। तो 1970 में जो चिले में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुए थे, उसमें आइंदे जीत गए थे। और इनकी जो पार्टी थी वो थी सोशलिस्ट पार्टी, और इन्होंने कई छोटी छोटी पार्टियों के साथ कोलिशन करके ये पार्टी बनाई थी, ठीक है। मतलब जो भी था, ये वहाँ के प्रेसिडेंट थे और अच्छा सब कुछ चल रहा था क्योंकि इन्हें लोगों ने चुना था, ठीक है। ही टुक मैनी डिसीजंस एंड मेड पॉलिसीज़ टू हेल्प द पुअर एंड द वर्कर्स ऑफ द पॉलिसी एंड सम ऑफ द पॉलिसीज़ आर। तो इन्होंने ना कुछ पॉलिसी बनाई थी अपने कार्यकाल में। देखो मैं दिखाता हूँ। इसमें पहला है कि रिफॉर्म ऑफ द एजुकेशनल सिस्टम। मतलब एजुकेशनल सिस्टम को इन्होंने सुधारा। फ्री मिल्क फॉर चिल्ड्रन, जो गरीब बच्चे थे, क्योंकि अमीर लोग तो अपना मिल्क कर ही लेंगे अरेंज कहीं ना कहीं से, तो जो गरीब बच्चे थे उनके लिए मिल्क फ्री कर दिया। रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड टू द लैंडलेस फार्मर, जो लैंडलेस फार्मर थे उनके लिए इन्होंने लैंड का रीडिस्ट्रीब्यूशन करवाया। क्योंकि पहले क्या होता था कि जो बड़े बड़े ज़मींदार होते थे उनके पास बड़े बड़े ज़मीन के टुकड़े होते थे और वही लैंड लॉर्ड हुआ करते थे, ठीक है, वही लैंड ओनर हुआ करते थे। गरीब जो थे वो उनके खेत में जाके खेती कर सकते थे, पर उनकी खुद की ज़मीन नहीं होती थी। तो इन्होंने रीडिस्ट्रीब्यूशन कराया। ही अपोज टू फॉरेन कंट्रीज टेकिंग अवे द नेचुरल रिसोर्सेज लाइक कॉपर फ्रॉम द कंट्री। होता क्या था उस टाइम पे इनकी कंट्री में, ये जो फॉरेन कंपनी थी ना जो इनके यहाँ काम करती थी 1970 से पहले भी, वो यहाँ से इनके नेचुरल रिसोर्सेज ले लेके जाते रहते थे, जैसे कि कॉपर हो गया, इस तरह की चीज़ें।
और भी कई नेचुरल रिसोर्सेज थे जो यहाँ से वो लोग ले जाते थे, तो इन्होंने रोक लगा दी। ये क्या नाम है इनका, सेल्वाडोर आइंदे ने। तो ये जो भी काम करते थे ना, ये गरीबों के लिए करते, मतलब सभी के लिए करते थे, पर मोस्टली ये लोग हेल्प करते थे, इनकी पार्टी हेल्प करती थी पुअर के लिए, वर्कर्स के लिए, और मेहनत जो मजदूरी लोग करते हैं लोग उनके लिए। तो ये बात ना उनको पसंद नहीं आती थी जो बहुत अमीर होते थे, क्योंकि उनको लगता था कि मोस्टली टैक्स तो हम ही देते हैं, हमारी वजह से देश चल रहा है, तो हम ही को पॉलिसी बनानी चाहिए, हम ही को देश के लिए सब कुछ करना चाहिए। तो ड्यू टू हिज पॉलिसीज मैनी लैंडलॉर्ड्स, रिच सेक्शन ऑफ सोसाइटी, चर्च अपोजेज हिज पॉलिसीज एंड मैनी पॉलिटिकल पार्टीज ऑल्सो अपोजेज देम। और कई सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं जो अपोजिशन में होती हैं, तो वो भी इसका विरोध करते थे। तो फिर हुआ क्या, मिलिट्री कूप ऑफ 1973। मिलिट्री कूप, हाँ देखो ये यहाँ पे बड़ा चेंज आया है। ये जो अच्छे से चल रहा था ना यहाँ पे डेमोक्रेसी सेल्वाडोर आइंदे की निगरानी में, तो इसमें हुआ क्या, ऑन द मॉर्निंग ऑफ 11 सितंबर 1973, ये डेट आपको याद रखनी है, 11 सितंबर 1973 की सुबह मिलिट्री टुक ओवर द सी पोर्ट। जो इनका बंदरगाह था ना, एक बहुत बड़ा सी पोर्ट था, वहाँ पे मिलिट्री ने कब्ज़ा कर लिया। और फिर डिफेंस मिनिस्टर जैसे ही वहाँ पे पहुँचा, उसको अरेस्ट कर लिया। ठीक है, डिफेंस मिनिस्टर मतलब रक्षा मंत्री जो होता है, वॉज अरेस्टेड बाय द मिलिट्री व्हेन ही अराइव एट हिज ऑफिस। और जो ये मिलिट्री कमांडर था, उसने ना वहीं से मतलब रेडियो से या फ़ोन कॉल से बोला कि ये सेल्वाडोर आइंदे जो है उसको या तो रिज़ाइन देना होगा, और या फिर और ये साथ में ही कंट्री छोड़ के भी जाना होगा। ठीक है, अब वो यहाँ पे राज नहीं करेगा और ज़्यादा, उसकी सत्ता ख़त्म। तो आइंदे रिफ्यूज़ टू रिज़ाइन and also refused to leave the country, and he realized that danger to his life and his country. He addressed the people of his country on radio. तो हुआ क्या, मिलिट्री कमांडर ने जैसे ही बोला ना कि रिज़ाइन करो, आइंदे ने साफ मना कर दिया कि ना तो मैं रिज़ाइन दूंगा और ना ही मैं अपनी कंट्री छोड़ के जाऊंगा। और जब उन्हें पता लगा कि अब उनकी जान को खतरा है और उनके देश को भी खतरा है, तो उन्होंने फिर वही भाषण दिया था जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको पढ़ के सुनाया था। ठीक है, क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि अब मैं बचने वाला नहीं हूँ। तो आफ्टर दैट मिलिट्री सराउंडेड द प्रेसिडेंट्स हाउस एंड स्टार्टेड बॉम्बिंग इट। उसके बाद जो मिलिट्री थी उसने उनका प्रेसिडेंशियल हाउस जो भी था उनका घेर लिया और उस पर गोलियाँ बम चलाने लगे। इन विच प्रेसिडेंट आइंदे डाइड, और इसमें ये आइंदे मारे गए। ठीक है, अ गवर्नमेंट इलेक्टेड बाय द पीपल वॉज ओवरथ्रोन बाय मिलिट्री थ्रू कॉन्स्पिरेसी एंड वायलेंस। तो जो जनता द्वारा चुनी गई सरकार थी ना, डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा रूल यही होता है कि पब्लिक, जनता, आम लोग ही अपनी सरकार, अपने रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं जो रूल बनाते हैं। ठीक है, जो पॉलिसी बनाते हैं, तो उसी को मिलिट्री ने उखाड़ के फेंक दिया। मिलिट्री कूप मतलब सैनिक तख्ता पलट, तो सैनिक तख्ता पलट हो गया और इनकी सरकार यहाँ से हट गई। ठीक है, कॉन्स्पिरेसी का मतलब षड्यंत्र होता है, साजिश, और वायलेंस का मतलब होता है हिंसा। तो हिंसा और साजिश की मदद लेकर के मिलिट्री ने यहाँ की सरकार को हटा दिया। वट एवर टुक प्लेस इन चिले इज़ कॉल्ड द मिलिट्री कूप। यहाँ पे जो कुछ भी हुआ इसी को बोलते हैं सैनिक तख्ता पलट। और इसके बाद सैनिक तख्ता पलट के बाद यहाँ आया कौन राज करने, तो यहाँ पर आया जनरल ऑगस्टो पिनोशे। ठीक है, इसको पिनोशे बोलते हैं। तो ये यहाँ पर जो है अब यहाँ पे इनके नेता बन गए लोगों के, और इन्होंने सभी अधिकार छीन लिए लोगों से। ही लेड द कूप हु बिकम्स प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री एंड रूल्ड इट फॉर द नेक्स्ट 17 ईयर्स। तो अगले 17 साल तक इसने पिनोशे ने राज करा यहाँ पे। और फिर इसको समझ में आ गया कि अब मुझे कोई रोकने टोकने वाला तो है नहीं, मिलिट्री मेरे हाथ में है ना, मैंने तख्ता पलट कर दिया। तो ये बड़ा पावरफुल इंसान, एक तरह से डिक्टेटरशिप ही हो गया एक तरीके का देखा जाए तो, है ना। यूएसए वॉज अनहैप्पी विद आइंदे रूल एंड फंडेड देन सपोर्टेड टू द मिलिट्री कूप। अच्छा हाँ, एक चीज़ और बता दूं कि ये जो मिलिट्री थी ना, जब इसने इस पर अटैक किया था आइंदे पर, तो इसके साथ सपोर्ट था यूएसए का, क्योंकि यूएसए भी आइंदे की पॉलिसी से और आइंदे के रूल से खुश नहीं था। ठीक है, तो उसने मिलिट्री कूप के साथ साठगांठ करी, साजिश बनाई और फिर अटैक करने को बोल दिया इसको, पिनोशे को। तो देखो ये रहा पिनोशे, शक्ल से ही मुझे बदमाश सा लग रहा है। ठीक है, ये रहा अकड़, देखो इसमें कितनी है। और ये वो जगह है जहाँ पर ये प्रेसिडेंशियल हाउस को आर्मी मिलिट्री ने बम्बार्डिंग की थी, यहाँ पे बम चलाए थे और ये हालत कर दी थी। ठीक है, और ये आइंदे की डेड बॉडी है जो उसी घर में प्रेसिडेंशियल हाउस में मिली थी। इसके बाद इन्हें ले जाया गया। फिर आगे देखते हैं क्या हुआ। इसके बाद नाउ पिनोशे गवर्नमेंट कुड डू एज दे विश एंड नो वन कुड क्वेश्चन देम। अब पिनोशे गवर्नमेंट वो सब करती थी जो भी वो चाहती थी, क्योंकि उन्हें रोकने टोकने वाला तो कोई था नहीं। मिलिट्री डिक्टेटरशिप वॉज एस्टेब्लिश्ड इन चिले। दिस गवर्नमेंट टॉर्चर्ड एंड किल्ड सेवरल ऑफ दोज हु सपोर्टेड आइंदे एंड दोज हु वांटेड डेमोक्रेसी टू बी रिस्टोर्ड। अब इनकी गवर्नमेंट क्या करती थी, उन सभी लोगों को या तो मार देती थी या जेल में डाल देती थी जो भी डेमोक्रेसी की या तो मांग करते थे या गवर्नमेंट के खिलाफ बोलते थे। ठीक है, उन्हें टॉर्चर किया जाता था, मार दिया जाता था।
ठीक, मोर देन 3000 प्लस पीपल्स वर किल्ड बाय मिलिट्री एंड मैनी मोर वर रिपोर्टेड मिसिंग। तो इनके शासनकाल में पता नहीं कितने 3000 से ज़्यादा लोग तो मारे गए और न जाने कितने लोग तो लापता ही हुए, पता ही नहीं चला वो कहाँ चले गए दुनिया से। ठीक है। तो जनरल अल्बर्टो बैशले एंड हिज वाइफ डॉटर वर पुट इन प्रिजन एंड टॉर्चर्ड एंड मैनी अदर ऑफिसर्स। तो हुआ क्या है, ये जो पिनोशे था इसके टाइम पे एक एयरफोर्स कमांडर भी था, एयरफोर्स का चीफ जनरल था। तो वो भी इसके साथ मतलब हाँ में हाँ नहीं मिलाता था, वो हमेशा इसके अपोजिशन में रहता था। उसका नाम था एल्बर्टो बैशले। ठीक है, यहाँ पे लिखा है ना जनरल एल्बर्टो बैशले। ठीक है, चीफ एयरफोर्स जनरल। तो इसको भी इसने क्या करा, पकड़ के कैद कर लिया, जेल में डाल दिया। इसकी वाइफ और इसकी जो डॉटर है इन दोनों को भी इसने जेल में डाल दिया और इसके साथ कई ऑफिसर्स को भी इसने जेल में डाल दिया, मतलब टॉर्चर करने के लिए कि तो मेरा सपोर्ट तो कर नहीं रहे और हो सकता है ये लोग मिलके कोई पार्टी बना ले, तो इस डर से उसने इन सबको उठा के जेल में डाल दिया, फैमिली वगैरह को। ठीक है। फिर उसके बाद रिस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी। हाँ देखो, होता क्या है, जो मूर्ख होता है ना उसकी अकल खुद ही ख़राब होती है। तो इसने पिनोशे ने सोचा कि 17 साल हो गए हैं मुझे राज करते हुए, तो शायद अब लोग मुझसे ना खुश हो गए होंगे और उनको मेरा काम पसंद आने लग गया होगा, तो क्यों ना एक फेयर इलेक्शन करवाया जाए, मैं तो जीत ही जाऊँगा पक्की बात है। इसको भरोसा था खुद पे। तो पिनोशे डिसाइडेड टू होल्ड अ रेफरेंडम इन 1988 बिकॉज ही वॉज कॉन्फिडेंट दैट पीपल विल सपोर्ट हिम टू कंटिन्यूइंग हिज पावर। रेफरेंडम का मतलब होता है कि मैं इस तरह से वोटिंग करवा रहा हूँ कि आप मुझसे सहमत हैं या नहीं, येस और नो। ठीक है, और कोई पार्टी मतलब इलेक्ट नहीं करेगी, ऐसा नहीं है। ठीक है, ये सिर्फ मेरी ही पार्टी है और मैं बस ये पूछ रहा हूँ कि आप मुझसे सहमत हैं, हाँ या ना। तो उसको बोलते हैं रेफरेंडम। तो 1988 में इसने रेफरेंडम करवाया, पर जो वहाँ की जनता थी ना, वहाँ के लोग थे, वो रह ज़रूर रहे थे इतने 17 सालों से इसके अंडर, लेकिन इसको पसंद कोई नहीं करता था क्योंकि सबको आइंदे ही पसंद था और सब डेमोक्रेसी ही चाहते थे। तो बिल्कुल इसका उल्टा हुआ। पिनोशे लूज ऑल हिज पॉलिटिकल पावर्स एंड मिलिट्री पावर्स व्हेन ऑल द पीपल्स ऑफ चिले वोटेड अगेंस्ट पिनोशे गवर्नमेंट। सब इसके खिलाफ वोट दे के चले गए, इसकी सरकार बहुत बुरी तरह से गिर गई। ठीक है, और उसके बाद पॉलिटिकल फ्रीडम वॉज रिस्टोर्ड। उसके बाद पॉलिटिकल फ्रीडम सब लोगों के हाथ में आ गई, नई सरकार बनी। और फिर धीरे धीरे इसका जो आर्मी का जो रोल था ना गवर्नमेंट में, वो धीरे धीरे ख़त्म कर दिया गया। वैसे भी आर्मी का कोई रोल होना भी नहीं चाहिए गवर्नमेंट में, कॉन्स्टिट्यूशन मतलब सॉरी गवर्नमेंट में, कंट्री गवर्नमेंट में। तो स्लोली आर्मी रोल इन द कंट्री गवर्नमेंट हैज़ बीन एलिमिनेटेड और द इलेक्टेड गवर्नमेंट दैट केम टू पावर ऑर्डर्ड मैनी इंक्वायरीज अगेंस्ट पिनोशे। हाँ, फिर उसके बाद हुआ ये कि जो सरकार नई सरकार बनी ना पिनोशे के बाद, उसने फिर इंक्वायरी बैठाई, उसने पता लगाया कि पिनोशे के राज्य में क्या क्या हुआ। तब पता चला कि वो बहुत बड़ा मतलब उसने करप्शन की, उसने कई सारे करप्शन किए थे, एक नहीं कई सारे करप्शन किए थे। और उसमें ये भी पता चला कि उसने कई लोगों को ब्रूटली मारा भी था जिन्होंने इसके खिलाफ आवाज़ उठाई थी। ठीक है, इसके बाद मिशेल बैशेले। हाँ देखो, ये मिशेल बैशेले कौन है ये मैं बता देता हूँ। शी वॉज द डॉटर ऑफ द एयरफोर्स जनरल एल्बर्टो बैशले। अभी मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था ना कि इस पिनोशे ने एक एयरफोर्स के जनरल को और उसकी फैमिली को प्रिजन में डाल दिया था, एल्बर्टो बैशले को। तो ये एल्बर्टो बैशले की डॉटर है, मिशेल बैशले। तो ये उसके बाद यहाँ पे प्रेसिडेंट इलेक्ट हुई। तो डॉटर ऑफ एयरफोर्स जनरल एल्बर्टो बैशले हु वाज टॉर्चर्ड एंड प्रेजेंट इन द पिनोशे गवर्नमेंट वाज इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ चाइल्ड इन जनवरी 2006। 2006 जनवरी में इसको यहाँ पे प्रेसिडेंट इलेक्ट कर दिया गया। शी वॉज अ मेडिकल डॉक्टर एंड अ मॉडरेट सोशलिस्ट। शी बिकेम फर्स्ट वुमेन टू बी डिफेंस मिनिस्टर इन लैटिन अमेरिका। तो लैटिन अमेरिका में ये पहली डिफेंस मिनिस्टर भी बनी। ठीक है, डिफेंस मिनिस्टर मतलब रक्षा मंत्री। शी डिफीटेड द रिचेस्ट मैन इन चिले इन द इलेक्शंस। तो इलेक्शंस में चिले का एक सबसे अमीर आदमी भी खड़ा हुआ था कंटेस्ट में, तो उसको भी इसने हरा दिया था मिशेल बैशेले ने। तो अब मिशेल बैशेले जब जीत गई थी तो उन्होंने एक छोटा सा भाषण दिया। उसमें उन्होंने बोला, बिकॉज आई वॉज विक्टिम ऑफ हेट्रेड आई हैव डेडिकेटेड माई लाइफ टू रिजर्व दैट हेट्रेड एंड टर्न इनटू अंडरस्टैंडिंग टॉलरेंस एंड वाई नॉट से इट इनटू लव। तो वो कह रही हैं कि क्योंकि मैं हमेशा एक घृणा और नफ़रत की प्रतीक रही हूँ, मतलब प्रतीक नहीं रही हूँ, इस तरह से उनके साथ बर्ताव किया गया है, तो इसीलिए उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी इसके विपरीत लगा दी, मतलब प्यार मोहब्बत में लगा दी कि लोगों के मन में घृणा नफ़रत एक दूसरे के लिए ना रहे और सब प्यार से रहें। ठीक है, तो ये है मिशेल बैशेले, ये इनकी दूसरी फ़ोटो है। ठीक है, यही है वो एयरफोर्स एल्बर्टो बैशेले की बेटी। ठीक है, तो इस तरह से हमारा केस स्टडी 1 ख़त्म होता है। तो केस स्टडी 1 में हमने क्या सीखा, हमने ये देखा कि जो डेमोक्रेसी है
वो डेमोक्रेसी वो होती है जिसमें कि लोगों को सिर्फ अपना ही रिप्रेजेंटेटिव चूज़ करने की आज़ादी होती है। मतलब एक देश कौन चलाएगा? एक देश वही चलाएगा जो देश की जनता है और जनता के द्वारा चुनी गई सरकार है, सिर्फ वही पॉलिसी बनाएगी, कोई बाहर वाला नहीं बनाएगा। जैसे हमने यहाँ पे देखा कि यूएसए भी इंटरफेयर कर रहा है ना, सपोर्ट कर रहा था उसको, पिनोशे को। और यहाँ पे एक तरह से मिलिट्री कूप हुआ, सैनिक तख्ता पलट, ये भी डेमोक्रेसी नहीं है। उसके बाद किसी पार्टी को भी नहीं आने दे रहे ये लोग, खुद ही रूल कर रहे हैं, है ना। तो ये डेमोक्रेसी नहीं है। इस चैप्टर में हमें यही देखना है कि क्या डेमोक्रेसी नहीं है, ठीक है। और दो ही डेफिनेशन इस चैप्टर से निकल के आती हैं। बाकी जो डेमोक्रेसी की बहुत सारी डेफिनेशन है वो चैप्टर 2 में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। अभी हमें बस एग्जांपल्स की हेल्प से ये बताया गया है इस चैप्टर में कि डेमोक्रेसी देश अलग अलग देशों में कैसे आई। तो जैसे अभी हमने ये एग्जांपल देखा, ये था चिले का। इसके बाद अब हम पढ़ने जा रहे हैं पोलैंड का। और आपने फ्रांस का भी देखा होगा। तो सबसे पहले फ्रांस में 1789 में रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ था। तो फ्रांस एक ऐसी कंट्री है जो छींक भी मार देती है तो पूरे यूरोप में उसका फ़र्क पड़ता है, ठीक है। तो फ्रांस में सबसे पहले फ्रेंच रेवोल्यूशन हमने जो पढ़ा है हिस्ट्री में, उसमें हमने देखा था कि किस तरह से वहाँ पे धीरे धीरे कभी आए डेमोक्रेसी, कभी नहीं आई, फिर तख्ता पलट हो गया, फिर नेपोलियन बोनापार्ट आ गया। उसके बाद भी 100 साल तक वहाँ पे कोई डेमोक्रेसी नहीं आई, यही चलता रहा। कभी कोई सरकार आ रही है, कभी दूसरी सरकार उसको खाड़ के फेंक रही है ना, कभी दंगे चल रहे हैं, कभी प्रोटेस्ट चल रहे हैं, यही चलता रहा। तो इसके बाद अब हम पढ़ने जा रहे हैं पोलैंड के बारे में। तो देखो पोलैंड जो है वर्ल्ड मैप में कहाँ आता है ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये ईस्ट पार्ट ऑफ यूरोप है, सॉरी वेस्ट पार्ट ऑफ यूरोप है, ठीक है। ये रहा पोलैंड, रेड वाला पार्ट। तो इसमें देखो हुआ क्या, ये भी एक छोटी सी केस स्टडी है, एक बार जल्दी से देख लेते हैं, ठीक है। पोलैंड इन 1980, एट द टाइम पोलैंड वाज रूल्ड बाय यूनाइटेड वर्कर्स पार्टी। तो यहाँ पर एक पार्टी थी, उसका नाम था यूनाइटेड वर्कर्स पार्टी। और यूनाइटेड वर्कर ये जो पार्टी है ना, ये इस पार्टी का नाम है जो पोलैंड में काम करती है। लेकिन जो ये यूरोप है ना, इसमें जो भी कंट्रीज़ थी छोटी छोटी, उन सब में इसी तरीके की पार्टी हुआ करती थी। पोलैंड के आसपास जितनी भी कंट्रीज़ हैं उस टाइम पे इसी तरीके की पार्टी हुआ करती थी। और इनका मानना, इस पार्टी का मानना ये था कि ये वर्कर्स के लिए काम करती है और वर्कर्स के पक्ष में, वर्कर्स के हित में काम करती है। पर ऐसा था कुछ नहीं, हकीकत में इसको सोवियत यूनियन कंट्रोल करता था, ठीक है। सोवियत यूनियन एक महाशक्ति मानी जाती थी और उसके अंदर 15 कंट्रीज़ थी। तो उसके बारे में भी हम लोग एक बार डिस्कस करेंगे। तो डिसीजन वही लेती थी और वर्कर सिर्फ अंदर चुपचाप काम करते रहते थे, उन्हें कुछ मालूम ही नहीं था। तो पोलैंड वॉज रूल्ड बाय द यूनाइटेड वर्कर पार्टी विच वॉज वन ऑफ द मैनी कम्युनिस्ट पार्टीज दैट रूल्ड इन द सेवरल कंट्रीज ऑफ द ईस्ट यूरोप एट दैट टाइम, ठीक है। नो अदर पॉलिटिकल पार्टीज वर अलाउड टू फंक्शन इन दोज कंट्रीज़। तो इसमें कोई और पॉलिटिकल पार्टी अलाउ नहीं थी कि वो भी कंटेस्ट कर सके या इलेक्शन के लिए लड़ सके। पीपल कुड नॉट चूज़ फ्रीली द लीडर ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी और द गवर्नमेंट। तो ये जो लोग थे ये गवर्नमेंट में चुन नहीं सकते थे फ्रीली किसी भी लीडर को। तो जब आपको अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं है, जब आप चुन नहीं सकते किसी को, तो फिर कैसी डेमोक्रेसी। दोज हु स्पोक अगेंस्ट गवर्नमेंट पार्टी और लीडर वर पुट इन प्रिजन। तो जो भी इनके खिलाफ बोलता था उसको जेल में डाल देते थे। यहाँ पर भी वही हो रहा है। गवर्नमेंट इन द पोलैंड वॉज सपोर्टेड बाय द कंट्रोल बाय द सपोर्टेड और कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ द सोवियत यूनियन यूएसएसआर, अ वास्ट एंड पावरफुल कम्युनिस्ट स्टेट, ठीक है। तो इनको कंट्रोल भी ये सोवियत यूनियन ही करता था, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे अभी ये यहाँ की मौजूदा हालात हैं 1980 में पोलैंड के। फिर हुआ क्या, 14 अगस्त 1980 को वहाँ पर फैक्ट्री में लोगों ने हड़ताल कर दी। हड़ताल इसलिए कर दी क्योंकि वहाँ पर एक लेडी थी, क्रेन जो क्रेन चलाती थी, क्रेन ऑपरेटर, उसको कंपनी ने ऐसे ही निकाल दिया बेवजह। मतलब एक छोटी सी बात हुई और उस बात पे उसने निकाल दिया। तो ये जो लेबर लोग होते हैं इनमें बहुत एकता होती है। तो इन सब ने बोला कि भाई उसको ऐसे क्यों निकालो, उसको वापस रखो। तो इन्होंने प्रोटेस्ट कर दिया, ठीक है, स्ट्राइक कर दी। और फिर सरकार को इनकी बात सुननी पड़ी। चलो देखते हैं क्या हुआ। ऑल द फैक्ट्रीज एंड द बिग प्रॉपर्टी इन द पोलैंड वर ओन्ड बाय द गवर्नमेंट। तो जो पोलैंड है वहाँ की जो गवर्नमेंट है, सभी बड़ी प्रॉपर्टी, पोर्ट्स, बंदरगाह, ये सब गवर्नमेंट के हाथ में हुआ करते थे, फैक्ट्री वगैरह। द वर्कर्स ऑन दिस डे ऑफ लेनिन शिपयार्ड इन द सिटी ऑफ जीडेंस्क वेंट ऑन अ स्ट्राइक। तो ये जो शहर है जीडेंस्क, यहाँ पर जो लेनिन शिपयार्ड है, यहाँ के सभी वर्कर उस दिन स्ट्राइक पे थे। क्यों थे? देयर डिमांड वॉज टू टेक बैक अ क्रेन ऑपरेटर, अ वुमेन वर्कर हु वॉज अनजस्टली डिसमिस्ड फ्रॉम सर्विस। तो वहाँ पर एक वुमेन वर्कर थी जो कि क्रेन ऑपरेटर थी, उसको मतलब बड़े गलत तरीके से वहाँ से निकाल दिया गया काम से। तो इस बात के खिलाफ थे वो और कह रहे थे उसको वापस लाओ। द स्ट्राइक वॉज अब सरकार के हिसाब से देखा जाए तो स्ट्राइक इलीगल है, क्योंकि सरकार के खिलाफ जो भी बोलता है वो तो जेल में डाल देते हैं ये लोग।
तो स्ट्राइक वॉज इलीगल बिकॉज ट्रेड यूनियन इंडिपेंडेंट ऑफ द रूलिंग पार्टी वर नॉट अलाउड इन द पोलैंड। ट्रेड यूनियन क्या होता है? ट्रेड यूनियन का मतलब होता है कि जैसे जहाँ मजदूर काम करते हैं वहाँ उनकी यूनियन होती है एक, ठीक है। अगर उनके साथ कुछ गलत हो रहा है, उनकी सैलरी नहीं बढ़ा रहे या कम दे रहे हैं या ज़्यादा काम करा रहे हैं या गलत तरीके से निकाल रहे हैं, गलत बर्ताव कर रहे हैं, तो वो लड़ सकते हैं। तो ट्रेड यूनियन बनाने की कोई इनको आज़ादी नहीं थी रूलिंग पार्टी के अगेंस्ट, ठीक है। इसीलिए इनकी स्ट्राइक जो है इलीगल थी, बिकॉज ट्रेड यूनियन इंडिपेंडेंट द रूलिंग पार्टी वर नॉट अलाउड इन द पोलैंड। इसके बाद हुआ क्या? जब ये लोग स्ट्राइक कर रहे थे ना, उसी टाइम पे एक बंदा और कूद गया इनके स्ट्राइक में। उसका नाम था लेक वेलिशा। ये बहुत इंपॉर्टेंट लोग के नाम है जो मैंने अंडरलाइन किए हुए हैं, इनको याद कर लेना। लेक वेलिशा कौन था? ये भी पहले यहाँ पर काम करता था इसी शिपयार्ड में, और ये ना एक इलेक्ट्रीशियन था। इसके साथ भी ऐसे हुआ था, इसको भी ऐसे निकाल दिया था सर्विस से, ठीक है। लेक वेलिशा, फॉर्मर इलेक्ट्रीशियन ऑफ शिपयार्ड, ऑल्सो ज्वाइंट द स्ट्राइक बिकॉज ही वॉज डिसमिस्ड फ्रॉम द सर्विस इन 1976 फॉर डिमांडिंग हायर पे, ठीक है। इसने डिमांड करी कि भाई सैलरी थोड़ी ज़्यादा दो, बस इतनी सी बात पे इसको निकाल दिया, ठीक है, 1976 में। तो इसीलिए ये भी इस स्ट्राइक में आके कूद गया। तो वेलेशा बहुत जल्दी यहाँ पे पॉपुलर हो गया। वेलेशा सून एमर्ज एज अ लीडर एंड स्ट्राइक बिगैन टू स्प्रेड। और फिर धीरे धीरे जो वर्कर थे ना, इनकी डिमांड बड़ी होने लगी। इन वर्कर्स ने क्या बोला? द राइट टू फॉर्म इंडिपेंडेंट ट्रेड यूनियन। सबसे पहले तो हमें ट्रेड यूनियन बनाने की आज़ादी चाहिए। दूसरा, रिलीज ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर्स। आज तक जितनी लोगों को तुमने जेल में डाला है उनको बाहर निकालो, आज़ाद करो। तीसरा, एंड टू द सेंसरशिप ऑन प्रेस। जो प्रेस है उस पर आज़ादी दो। सेंसरशिप का मतलब होता है कि अगर आप कुछ भी छाप रहे हैं अखबार में, न्यूज़पेपर में, तो उसके लिए परमिशन लेनी पड़ती है, मतलब किसी भी एक पार्टी से या पावरफुल पार्टी से जो उस वक्त पावर में हो। तो अगर वो आज़ादी नहीं देती आपको, मतलब अलाउ नहीं करती, तो आप नहीं छाप सकते उनके खिलाफ, नहीं तो वो आपके अगेंस्ट एक्शन ले लेंगे, ठीक है। आपको आज़ादी नहीं है अभिव्यक्ति की, ऐसे समझ लीजिए। तो उन्होंने बोला कि एंड करो, एंड टू द सेंसरशिप ऑन प्रेस, तो प्रेस को फ्री कर दो, है ना। ये चीज़ उन्होंने मांग करी। फिर इसका रिजल्ट क्या हुआ? क्योंकि जब भी कहीं स्ट्राइक होती है, विद्रोह होता है, रिवोल्ट होता है ना, तो उसका एक रिजल्ट होता है। तो हमेशा उसका एक रिजल्ट आपको याद रखना है, ठीक है, दिमाग में लेके चलना है। द मूवमेंट बिकम सो पॉपुलर दैट द गवर्नमेंट हैड टू साइन अ 21 पॉइंट एग्रीमेंट विद द वेलेशा एंड इट्स वर्कर टू एंड द स्ट्राइक। तो उस टाइम पे जो गवर्नमेंट थी उस पर दबाव बन गया, प्रेशर बन गया। तो ये जो वेलेशा था, लेक वेलेशा, ये और इसके वर्कर्स के साथ 21 पॉइंट एग्रीमेंट हुआ। मतलब कोई एग्रीमेंट था जिसमें 21 पॉइंट्स कुछ रहे होंगे, जैसे कि 3 तो ऊपर लिखे हुए हैं यहाँ पे, तो ऐसे ही कुछ पॉइंट्स रहे होंगे। तो गवर्नमेंट को साइन करने पड़े, इनकी बात माननी पड़ी। और फिर एक नया ट्रेड यूनियन यहाँ पर बना पहली बार, जिसका नाम था सॉलिडेरिटी, ठीक है। सॉलिडेरिटी यहाँ का पहला ट्रेड यूनियन जो है वो फॉर्म हुआ। दिस इंडिपेंडेंट ट्रेड यूनियन एंड ऑल्सो दे हैव राइट टू स्ट्राइक। तो ये पहला इंडिपेंडेंट ट्रेड यूनियन था और ये स्ट्राइक भी कर सकता था कभी भी जब इसको लगेगा कि कुछ गलत हो रहा है, ठीक है। तो दे हैव राइट टू स्ट्राइक। दिस वॉज द फर्स्ट टाइम एन इंडिपेंडेंट ट्रेड यूनियन वॉज फॉर्म्ड इन पोलैंड एंड एनी ऑफ द कम्युनिस्ट स्टेट। तो उस टाइम पे क्या था कि जो आजू बाजू की कंट्रियाँ थी ना, और भी पोलैंड के आसपास, वहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं था। वहाँ पर तो इस तरह की कम्युनिस्ट पार्टी ही चलती थी। तो उन्होंने सोचा कि अरे यहाँ पर पोलैंड में तो ऐसा हो रहा है, तो धीरे धीरे फिर वहाँ पर भी ये चीज़ें स्टार्ट होने लगी। विद इन अ ईयर सॉलिडारिटी स्वेप्ट अक्रॉस ऑल ओवर द पोलैंड एंड हैव 1 करोड़ प्लस मेंबर। तो एक साल के अंदर अंदर ये जो सॉलिडारिटी इन्होंने पार्टी बनाई थी ट्रेड यूनियन की, ये बहुत बड़ी हो गई। इसमें 1 करोड़ से ज़्यादा मेंबर जुड़ गए, ठीक है। और बहुत ही पोलैंड में ये फेमस हो गया। तो ये है लेक वेलेशा, ठीक है। ये वही है जो इलेक्ट्रीशियन था जिसको 1976 में निकाल दिया गया था और फिर इसने 1980 में जो स्ट्राइक चल रही थी वो ज्वाइन करा था। ये तब की फ़ोटो है जब ये इलेक्ट्रीशियन हुआ करता था। ये बाद में जब ये सत्ता में आया तब ऐसा हो गया, पर्सनैलिटी बन गई इसकी, ठीक है। तो आगे चलते हैं। तो रिवोल्यूशन ऑफ वाइड स्प्रेड कम्युनिकेशन एंड मिसमैनेजमेंट। हाँ, फिर हुआ क्या कि धीरे धीरे ये जो सॉलिडेरिटी पार्टी थी ना, पता चला कि इसमें करप्शन हो रहे और मैनेजमेंट ये अच्छी नहीं कर पा रहे। तो फिर धीरे धीरे इनकी सरकार भी गिरने लगी। रिवोल्यूशन ऑफ वाइड स्प्रेड करप्शन एंड मिसमैनेजमेंट इन द गवर्नमेंट मेड मैटर्स वर्स फॉर द रूलर्स। और फिर एक जनरल था जारूजेल्स्की, ठीक है। ये जो जारूजेल्स्की है, इसने यहाँ पे तख्ता पलट कर दिया। तख्ता पलट इन द सेंस मतलब पावर और वायलेंस से नहीं, तरीके से। ग्रूज एंशियस एंड इम्पोजेज मार्शल लॉ। इसने मार्शल लॉ लगा दिया इन दिसंबर 1981। थाउजेंड ऑफ सॉलिडेरिटी मेंबर्स वर पुट इन प्रिजन, ठीक है। सैकड़ों हज़ारों लोगों को जेल में ठूस दिया इसने 1981 में, जारूजेल्स्की ने। और ये इस पार्टी के खिलाफ था क्योंकि इनके करप्शन और मिसमैनेजमेंट सामने आ रहे थे, आपसी फूट। तो फ्रीडम टू ऑर्गेनाइज, प्रोटेस्ट एंड एक्सप्रेस ओपिनियन वर अगेन टेकन अवेज। तो दोबारा से जो आज़ादी की अभिव्यक्ति थी, छापने की, प्रोटेस्ट करने की, ऑर्गेनाइज करने की, सारा फ्रीडम छीन लिया गया।
उसके बाद 1988 में क्या हुआ, फिर से सॉलिडेरिटी पार्टी खड़ी हुई 1988 में, ठीक है, 7 साल बाद। और फिर उसने फिर से एक स्ट्राइक छेड़ी, और इस बार इन्होंने बड़ी तगड़ी स्ट्राइक छेड़ी। और इस वक्त जो है सोवियत यूनियन भी इनकी हेल्प बहुत अच्छे से नहीं कर पाया, ठीक है। और इस टाइम पे जो ये जो जारूजेल्स्की है, इसकी पावर मतलब बहुत कम हो चुकी थी, ये बहुत वीक पार्टी बन गई थी, और साथ ही साथ इकोनॉमिक मंदी भी चल रही थी, ठीक है। तो फ्रीडम टू ऑर्गेनाइज प्रोटेस्ट एंड एक्सप्रेस ओपिनियन वर वंस अगेन टेकन अवे इन 1988। अगेन अ वेव ऑफ स्ट्राइक वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय सॉलिडारिटी। वलेशा वाज ऑर्गेनाइजर ऑफ सॉलिडारिटी पार्टी अगेन बिकॉज ऑफ 3 रीज़न। वलेशा दोबारा से इस पार्टी का, सॉलिडारिटी का, 1988 में लीडर बन गया। अच्छा, इस बार ये कैसे जीत गए, इस बार ऐसे जीत गए कि पॉलिश गवर्नमेंट वाज वीकर दैट टाइम। ये जो जारूजेल्स्की की पार्टी थी उस टाइम पे वीक पड़ चुकी थी। सपोर्ट फ्रॉम सोवियत यूनियन वॉज अनसर्टेन, ठीक है, सोवियत यूनियन से जो सपोर्ट मिलता था उसका भी कोई पक्का ठिकाना था नहीं। एंड इकोनॉमी वॉज इन डिक्लाइन, इकोनॉमी जो है उनकी बहुत गिर चुकी थी। तो इन 3 वजह से वलेशा को अच्छा मौका मिला, उसने फिर विद्रोह छेड़ दिया। और फिर जब वोट हुए 1989 में फ्री फेयर इलेक्शन में, वो 100 में से 99 सीट्स जीत गया वलेशा। 100 में से 99 बहुत बड़ी मतलब जीत है। Again in October 1990, Poland has its first presidential election in which more than one party could contest. फिर दोबारा 1990 में इलेक्शन हुए, ठीक है। तो उसमें भी अब लोगों को ये लगा कि 100 में से 99 सीट जीत गया, तो हो सकता है इसने चीटिंग वीटिंग करी हो, या फिर ये अकेली ही पार्टी खड़ी थी। इसलिए 1990 में दोबारा इलेक्शन हुए, और उसमें बहुत सारी पार्टियों ने पार्टिसिपेट करा, ठीक है। तो उसके तब भी दोबारा सॉलिडेरिटी पार्टी ही जीती, और लेक वलेशा ही उसमें प्रेसिडेंट इलेक्ट किए गए, ठीक है। तो इस तरह से 2 हमने केस स्टडी पढ़ी हैं। और इस चैप्टर से जो हमें 2 डेफिनेशन मिलती हैं डेमोक्रेसी की, वो क्या मिलती हैं, देखो। डेमोक्रेसी इज़ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच पीपल आर अलाउड टू चूज देयर रूलर्स इन डेमोक्रेसी। पहला पॉइंट ये है, ओनली लीडर सेलेक्टेड बाय पीपल शुड रूल द कंट्री। कोई भी कंट्री को रूल कौन करेगा, लोगों के द्वारा चुने गए लीडर्स, सिर्फ वही करेंगे, ठीक है, बाहर से कोई इंटरफेयर नहीं करेगा। और अनइलेक्टेड लीडर्स हो गए, एक्सटर्नल पावर हो गई या आर्मी हो गई, इनका कोई रोल नहीं होना चाहिए गवर्नमेंट में, ठीक है। ओनली लीडर सेलेक्ट द पीपल शुड द रूल द कंट्री एंड नॉट बाय द आर्मी, अनइलेक्टेड लीडर और एनी एक्सटर्नल पावर। दूसरा पॉइंट कहता है कि पीपल हैव द फ्रीडम टू एक्सप्रेस व्यू, फ्रीडम टू ऑर्गेनाइज एंड फ्रीडम टू प्रोटेस्ट एंड पॉलिटिकल एक्शन। पॉलिटिकल एक्शन हो गया, प्रोटेस्ट हो गया, स्ट्राइक हो गया, एक्सप्रेस टू व्यू हो गया, प्रेस हो गई, इन सबको मतलब फ्रीडम होनी चाहिए, अभिव्यक्ति की आज़ादी सबके पास होनी चाहिए। कोई भी कुछ भी अपनी बात बोल सकता है, ठीक है, अगर सरकार गलत कर रही है तो उसके खिलाफ भी वो बोल सके, ऐसी मतलब फ्रीडम होनी चाहिए। तो ये 2 चीज़ें जो हैं डेमोक्रेसी में होनी चाहिए, जो हमें इस चैप्टर में पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद डेमोक्रेसी जो है हमने 2 कंट्री में पढ़ी, एक तो पोलैंड में, एक चिले में। इसके बाद अगर इंडिया का देखा जाए तो इंडिया में कोलोनियलिज्म था। कोलोनियलिज्म का मतलब आप लोग जानते ही होंगे कि एक कंट्री दूसरी कंट्री पे, एक पावरफुल कंट्री दूसरी कंट्री पे कंट्रोल कर लेती है, ठीक है, ताकि वहाँ से फ़ायदा लूट सके या अमीर बन सके, अपनी पावर बढ़ा सके। तो कॉलोनियलिज्म जब ख़त्म हुआ ना धीरे धीरे इस दुनिया में, तो धीरे धीरे फिर कई देशों में डेमोक्रेसी आना शुरू हो गई। तो डेमोक्रेसी जो है पहले एकदम से नहीं आई थी सारी दुनिया में, धीरे धीरे करके आई है। जैसे हमने सबसे पहले देखा कि ब्रिटेन में आई थी, ब्रिटेन के बाद 1787 में ब्रिटेन के बाद आई थी 1789 में ये फ्रेंच रेवोल्यूशन जब हुआ था। फिर उसके बाद धीरे धीरे वहाँ पे तख्ता पलट होता रहा, वो अलग बात है, पर 1789 में सबसे पहले वहाँ पे डेमोक्रेसी आ चुकी थी, ठीक है। उसके बाद हमने धीरे धीरे देखा कि पोलैंड में भी क्या हुआ, फिर पोलैंड के साथ और भी कई देशों में ऐसा हुआ। फिर पार्ट 2 वीडियो में हम नेपाल, बर्मा, म्यांमार, ये सब कंट्रीज़ के बारे में देखेंगे और इंटरनेशनल यूनियन के बारे में समझेंगे, ठीक है। तो इसमें मैंने ये बताया हुआ है कि डेमोक्रेसी स्प्रेड थ्रू आउट द वर्ल्ड आफ्टर द एंड ऑफ colonialism, ब्रेकडाउन ऑफ सोवियत यूनियन इन 1991 एंड द फेमस रेवोल्यूशंस। तो जो बहुत सारे रेवोल्यूशन हुए, ये 3 रीज़न है, इन रीजन्स की मदद से ही डेमोक्रेसी पूरी दुनिया में फैली है। एक फेमस रेवोल्यूशन, मतलब बहुत सारे रेवोल्यूशन जो जगह जगह दुनिया में हुए वो। एंड ऑफ कोलोनियलिज्म, ठीक है, कोलोनियलिज्म जैसे जैसे ख़त्म हुआ वैसे वैसे डेमोक्रेसी फैली। भारत में भी डेमोक्रेसी कोलोनियलिज्म के बाद ही आई है ना, और भारत एक अच्छी राह पे चल रहा है। और कई देश तो ऐसे हैं जिनमें कोलोनियलिज्म ख़त्म भी हो गया, फिर भी डेमोक्रेसी वहाँ पे आ नहीं पाई अभी तक, ठीक है। ब्रेकडाउन ऑफ सोवियत यूनियन इन 1991, 1991 से पहले सोवियत यूनियन जो है बाकी देशों में कंट्रोल करके रखता था, ठीक है। और मतलब फाइनली यही डिसीजन लिया करता था, जैसे कि हमने पोलैंड में देखा था। पर जैसे ही सोवियत यूनियन टूटा, फिर उसके बाद जो है डेमोक्रेसी तेज़ी से फैलने लगी दुनिया के अलग अलग देशों में।
तो यहाँ पर मैंने कोलोनियलिज्म की डेफिनेशन लिखी हुई है, द प्रैक्टिस बाय विच अ पावरफुल कंट्री वायलेंटली इन्वेड्स एंड टेक कंट्रोल ऑन अनदर कंट्री और कंट्रीज in order to become richer. India was also become free from colonialism in 1947. सोवियत यूनियन क्या है? सोवियत यूनियन इज ऑफिशियली नोन एज द यूएसएसआर, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, एग्जिस्टेड फ्रॉम 1992 टू 1991. 1991 में इसके जो ये जो 15 कंट्रीज़ इसके अंडर आती थी वो अलग अलग हो गई, टूट गया सोवियत यूनियन, ठीक है। और वो सभी डेमोक्रेटिक बन गई, वैसे वो पहले से डेमोक्रेटिक थी, ठीक है, पर ये सब डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ हैं, जो 15 रिपब्लिक्स हैं इसके अंदर जो आते हैं, दे वर डिसीजन मेकिंग पार्टीज़। तो वो जब तक सोवियत यूनियन था वो डिसीजन मेकिंग पार्टीज़ थी बाकी कंट्रीज़ के लिए, जिस पर भी वो रूल करते थे। पर धीरे धीरे सोवियत यूनियन भी ख़त्म हो गया। तो इसके साथ हमारी आज की ये वीडियो ख़त्म होती है और उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। पार्ट 2 वीडियो का वेट कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।